हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग पीजीटी 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसमें आज ये लास्ट पार्ट होगा आप लोगों का। फर्स्ट और सेकंड पार्ट अपलोड हो चुका है। जो लोग ना देखे हों जाकर के पहले उसे देख लें, फिर यहाँ से देखें, तब चीजें समझ में आएंगी। बीच में कूद के देखने से कोई मतलब नहीं होता है। जब तक शुरू से ना देखो तो लास्ट तक समझ में नहीं आता है। यही पार्ट आप लोगों का 76 क्वेश्चन से कराऊंगी। 125 क्वेश्चन होता आप लोगों को मालूम है। चाहे जितना भी देर लगेगा, आज एक ही पार्ट में इन क्वेश्चन को सब मैं खत्म करूंगी। फिर उसके बाद आप लोगों का अब पर डे क्या अपलोड हुआ करेगा 1040 पे। तो 1040 पे आप लोगों का मैं टेस्ट सीरीज चलाने जा रही हूँ एलटी का। जिनको भी एलटी की तैयारी करनी है वो मेरे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी नहीं कहीं लिखा है कि जो एलटी में आएगा वो टीजीटी पीजीटी में नहीं आएगा। थंबनेल एलटी के लिए रहेगा। बाकी जहां कहीं भी होम साइंस आएगा आप जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, आकर के पढ़ सकते हैं। ये तो आप लोग जान लिए कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब एक बार मैं आप लोगों से हालचाल पूछ लूं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोग अपना बहुत जोर शोर से कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही सुनहरा अवसर है। फॉर्म निकल गया है, आप लोग सारे लोग फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, अपना जो भी लोग पहले तो फॉर्म फिल कर दे, फिर बाकी चीजें तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, उसमें क्या लगेगा क्या नहीं मैं आज शाम को 5 बजे बता दूंगी किसमें क्या क्या चीजें अपलोड होनी है, क्या क्या नहीं होनी है। ठीक है, फिलहाल हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। 76 का आंसर कर दे आप लोग। क्या होगा? भारत में व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम, जिसे एएनपी कहते हैं, में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था संबद्ध है? विच इंटरनेशनल एजेंसी इज एसोसिएटेड विथ अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम इन इंडिया? क्या होगा? आप आंसर कर दें। ऑप्शन ए केयर होगा, ऑप्शन बी आईसीडीएस यानी एकीकृत बाल विकास सेवा, ऑप्शन सी निप्सिड होगा, ऑप्शन डी यूनिसेफ होगा। आप अपना आंसर बता दे क्या होगा 76 का। तो आप कहोगे मैम 76 का आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है ये कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका जो विस्तार से दिया हुआ है। भारत में व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम से यूनिसेफ अंतरराष्ट्रीय संस्था संबद्ध है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, जिसे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का एक विशिष्ट शाखा है, यानी स्पेशल ब्रांच है। इस संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। यानी यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहोगे 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। ठीक, यूनिसेफ का उद्देश्य क्या है? यूनिसेफ का उद्देश्य है मातृ एवं शिशु रोग के निवारण तथा इनकी उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए संघर्षशील है। यूनिसेफ ने 1959 में विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा आहार एवं कृषि संगठन, जिसे FAO कहते हैं, की सहायता एवं सहयोग से भारत में एक विस्तृत कार्यक्रम चलाया। 1963 में पुनः इसी कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए पोषण सेवाएं तैयार की गईं तथा इसका नाम व्यावहारिक यानी अप्लाइड पोषण कार्यक्रम रखा गया। क्या रखा गया? अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम रखा गया। ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के कहीं अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। 77 का आंसर बता दे क्या होगा। 77 प्रश्न क्या पूछ रहा है? हृदय आवरण की दोनों परतों के मध्य एक तरल पदार्थ होता है। इस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? बिटवीन द टू लेयर ऑफ पेरिकार्डियम देयर इज अ फ्लूइड विच इज नोन एज, क्या कहेंगे? ऑप्शन ए सेल फ्लूइड कहेंगे यानी कोशिका द्रव्य कहेंगे, ऑप्शन बी लिम्फेटिक फ्लूइड कहेंगे यानी लसिका द्रव्य कहेंगे, ऑप्शन सी इंडोकार्डियल फ्लूइड कहेंगे यानी एंडोकार्डियल द्रव्य कहेंगे,
पेरिकार्डियल फ्लूइड कहेंगे यानी पेरिकार्डियल द्रव्य कहेंगे। आप अपना आंसर बता दे 77 का क्या होगा। आप कहोगे कि 77 का ऑप्शन हो जाएगा पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या होगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड। यहाँ पे हम लोग विस्तार से देख ले क्या दिया हुआ है। हृदय आवरण की दोनों परतों के मध्य एक तरल पदार्थ होता है। इस तरल पदार्थ को पेरिकार्डियल द्रव्य यानी पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। कार्य इसका क्या है? यह फ्लूइड करता क्या है? यह हृदय को बाहरी आघात से बचाता है, यानी बाहर से अगर हार्ट पे चोट लगे तो उससे बचाता है। हृदय की आंतरिक व बाह्य झिल्लियों को चिपकने से रोकता है, यानी जहाँ पे चीजें आयली होंगी, आप लोग ग्रीस वगैरह जानते हो, जहाँ पे चीजें जो घर्षण करती है वहां पे लगा दो तो चीजें सही से चलने लगती हैं। ये जो फ्लूइड होता है पेरिकार्डियल, ये हमारे हार्ट में सेम ऐसे ही कार्य करता है तथा हृदय स्पंदन में मदद करता है, यानी हार्ट बीट में हमारे हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर कर दे। प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है। इन एक्सटेंशन टीचिंग मेथड स्पेशल प्रेफरेंस इज गिवन टू। ऑप्शन ए फ्लेक्सिबिलिटी यानी नमनीयता का, ऑप्शन बी डिफरेंस यानी विभिन्नता का, ऑप्शन सी डिपेंडेंसी यानी निर्भरता का, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। 78 का क्या आंसर होगा? आप कहोगे मैम 78 का आंसर हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी यानी नमनीयता का। किसका होगा? नमनीयता का। प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व नमनीयता यानी फ्लेक्सिबिलिटी का होता है। इसमें विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों तथा परिवेशों के अनुसार किसी प्रतिबद्ध पाठ्यक्रम का अनुपालन नहीं होता, बल्कि जिस परिवेश, जिस स्थान अथवा जिस व्यक्ति के निमित्त कार्यक्रम चलाना हो उसी को लक्षित करके कार्यक्रम नियोजित किया जाता है। अतः प्रसार शिक्षण पद्धति में पर्याप्त नमनीयता यानी फ्लेक्सिबिलिटी का होना आवश्यक है। ठीक है, यानी जो चीजें चाहे हम जोड़ दे, जो चीजें चाहे हम निकाल दे, ये होती है नमनीयता और ये होती है लोचमयता। ठीक है, इसे लोचमयता भी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर कर दे। समरूपी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, कैसे होंगे? ऑप्शन ए बोथ फीमेल होंगे यानी दोनों लड़कियां होंगी, ऑप्शन बी बोथ मेल होंगे यानी दोनों लड़के होंगे, ऑप्शन सी बोथ मेल एंड बोथ फीमेल होंगे यानी दोनों लड़के और दोनों लड़की हो सकते हैं, ऑप्शन डी एक लड़का एंड एक लड़की हो सकती है, वन मेल एंड वन फीमेल हो सकते हैं। आप कहोगे मैम इसमें से सी आंसर हो जाएगा कि बोथ बॉयज एंड बोथ गर्ल्स हो सकते हैं। ये किसी ने नहीं कहा कि ट्विंस बेबी अगर होंगे तो केवल यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। अच्छा पहले यहां देख लो आप लोग। समरूपी जुड़वा बच्चे यूनिओव्यूलर या आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक, जब एक अंडाणु एक ही शुक्राणु द्वारा निषेचित होती है, किंतु कोशिका विभाजन की प्रारंभिक प्रक्रिया में दो अलग अलग बराबर भागों में बट जाता है, तो उससे दो अलग अलग समान शिशुओं का विकास होने लगता है। चूंकि एक ही शुक्राणु द्वारा एक अंडाणु निषेचित होता है, अतः इन बच्चों का लिंग समान होता है। ये एक ही बच्चेदानी यानी यूटेरस में विकसित होते हैं। उत्पन्न हुए दोनों बच्चे बालक भी हो सकते हैं या दोनों बालिका भी हो सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर कर दे आप लोग, फटाफट आंसर करें, बहुत क्वेश्चन है, कंप्लीट करना है। उच्च रक्तदाब से ग्रसित व्यक्तियों को आहार खाना चाहिए, यानी कैसा आहार खाना चाहिए? उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर वाले को, हाई ब्लड प्रेशर वाले को क्या खाना चाहिए? ऑप्शन ए लो सोडियम क्लोराइड आहार, लो प्रोटीन डाइट एंड हाई फाइबर डाइट एंड हाई फैट डाइट। आप बता दो, कम प्रोटीन खाना चाहिए कि अधिक रेशा खाना चाहिए, कि उच्च वसा खाना चाहिए कि कम सोडियम क्लोराइड युक्त आहार लेना चाहिए? तो आप कहोगे मैम कम सोडियम क्लोराइड युक्त डाइट लेना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की बीपी ऑलरेडी बढ़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर कर दे क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन्स मेक अप अबाउट डैश 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 ऑफ ब्लड, यानी पूछ रहा है प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग होता है? तो आपका भगवान जी प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग कितने प्रतिशत होता है? इसका आंसर यहाँ आप लोग देख लें क्या होगा। आप कहोगे मैम इसका आंसर ए हो जाएगा। प्लाज्मा क्या है?
एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन में लगभग 55% होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है तथा 6 से 8% या 7% प्रोटीन पदार्थ पाए जाते हैं। फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन तथा एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में उपस्थित प्रमुख या मुख्य प्रोटीन है, जिसमें फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होती है। ग्लोब्यूलिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र तथा एल्ब्यूमिन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर कर दें आप लोग। यह त्वचा का वह भाग जो हमें सबसे ऊपर दिखाई देता है कहलाता है। ऑप्शन ए शुभ्र स्तर, ऑप्शन बी प्रारोही स्तर, ऑप्शन सी कणमय स्तर, ऑप्शन डी शल्क स्तर। आप बता दें 82 का क्या आंसर होगा। आप कहोगे मैम ये क्वेश्चन तो टफ लग रहा है, तो ये पीजीटी का क्वेश्चन है। पीजीटी में थोड़े टफ फिजियोलॉजी के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शल्क स्तर। यानी आपके स्किन को, अब यहाँ पे ये प्रश्न बता रहा है कि आपके स्किन को, लेयर को भी पढ़ना होगा कि हमारे त्वचा की कितनी परतें होती हैं, कौन कौन सी परतें होती हैं, कहाँ कहाँ क्या होता है, ये हम लोग को सब पढ़ना पड़ेगा। वह त्वचा का वह भाग जो हमें सबसे ऊपर दिखाई देता है वह शल्क स्तर कहलाता है। यह शरीर और पर्यावरण के बीच प्राथमिक बाधा के रूप में कार्य करता है। एपिडर्मिस त्वचा की पहली परत होती है। कौन सी परत होगी? पहली परत एपिडर्मिस होती है जो आंखों को दिखाई देती है, यानी जो हमारी आंखें देख पाती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस परत जो है ये 5 परतों से बना होता है, केवल एक लेयर नहीं होती है। इसमें कौन कौन से 5 लेयर होंगे? आप लोग स्क्रीनशॉट इसका जरूर बना लीजिएगा। नंबर 1 क्या है? स्ट्रेटम बेसल सबसे गहरी परत होगी। स्ट्रेटम स्पिनोसस स्पाइनो रूप देने वाला। नंबर 2 क्या है? स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम बाहरी त्वचा परत के निर्माण में योगदान देने वाली। 4th नंबर क्या है? स्ट्रेटम ल्यूसिडम हथेली निर्माण में होगा। और स्ट्रेटम कोनिपिम सबसे बाहरी की परत होगी, यानी हथेली की परत में हमारे कौन से वो स्किन होगा। ये सारे चीजों का आप लोग स्क्रीनशॉट बना लीजिए और इसे जरूर कहीं नोट डाउन करके रख दीजिएगा। ये सब चीजें जल्दी मिलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर कर दें। 83 में क्या है? विच एंटीजन इज प्रेजेंट इन ओ ब्लड ग्रुप, यानी ओ ब्लड ग्रुप, वो रक्त समूह में कौन सा एंटीजन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए एंटीजन, ऑप्शन बी एंटीजन, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी कोई नहीं। 83 का आंसर कर दें। आप कहेंगे मैम वो इसीलिए स्पेशल होता है क्योंकि उसमें कोई भी एंटीजन पाया ही नहीं जाता है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। यानी इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती है। इसमें पाई क्या जाती है? इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है। मानव के रक्त समूह का वर्गीकरण आरबीसीएस यानी रेड ब्लड कार्पेसेल्स में पाए जाने वाले प्रतिजन यानी एंटीजन के आधार पे किया जाता है। इनका वर्गीकरण सर्वप्रथम लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में चाहे तो कमेंट करते चले, प्रीमियर चल रहा है। क्या होगा? ग्रुप ए होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा, ब्लड ग्रुप ए बी होगा एंड ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है, तो ओ जो है, रक्त समूह में कोई प्रतिजन यानी एंटीजन नहीं पाया जाता है, लेकिन रक्त प्लाज्मा में ए तथा बी दोनों प्रकार की प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी पाई जाती है। अब क्या प्रश्न बन गया कि ओ में तो कोई एंटीजन नहीं है, ठीक, एंटीजन अब्सेंट है लेकिन एंटीबॉडी पाई जाती है, तो कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी? ए एंड बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। ठीक, ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति ए बी एंड ए बी तथा ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। यानी ओ ब्लड ग्रुप को इसीलिए क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यानी वो सारे ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड दे सकता है। ठीक है, परंतु केवल ओ वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है, लेकिन ले किससे सकता है? केवल ब्लड ग्रुप जिनका ओ होगा केवल उन्हीं से ब्लड डोनेट ले सकता है, बाकी ये सारों को ब्लड देता रहता है। ठीक, 84 का आंसर कर दे। व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है लाइफ ऑफ पर्सन बीइंग्स फ्रॉम। ऑप्शन ए जन्म से,
ऑप्शन बी कंसेप्शन यानी गर्भधान से, ऑप्शन सी ग्रोथ यानी वृद्धि से, ऑप्शन डी डेवलपमेंट यानी विकास से। आप अपना आंसर कर दे, क्या होगा? आप कहोगे मैम कंसेप्शन यानी गर्भधान से होगा। इसका विस्तार से दिया चीजें आप लोग पढ़ लें। गर्भाधान या निषेचन, जिसे कॉन्सेप्शन और फर्टिलाइजेशन कहते हैं, पुरुष शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु के संयोग से नए जीव का विकास प्रारंभ होता है। अंडाणु का निर्माण डिंब ग्रंथियों यानी ओवेरीज तथा शुक्राणु का निर्माण पुरुषों के वृषण यानी टेस्टिस में होता है। शुक्राणु और अंडाणु संयोग की क्रिया को गर्भाधान या निषेचन कहते हैं। यहीं से शुरू विकास या जीवन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। यहीं से शिशु के जीवन के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? फंक्शंस ऑफ टेस्टिस आर, यानी वृषण के क्या कार्य हैं? ऑप्शन ए, पहले तो ये वृषण है क्या? आप कहोगे मैम वृषण जो है मेल ऑर्गन्स होता है। क्या होगा? मेल ऑर्गन्स होगा। शुक्राणुओं का निर्माण करना, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। नंबर बी ऑप्शन क्या है? सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण करना। ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज या बोन ऑफ दीज लिया, गलत है। नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। 85 का आंसर कर दे। आप कहोगे मैम 85 का आंसर सी हो जाएगा। बोथ इसका कार्य है, यानी शुक्राणुओं का निर्माण करना एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण करना। ठीक, विस्तार से देख ले क्या दिया हुआ है। वृषण, जिन्हें टेस्टिस कहते हैं, सभी पशुओं तथा मानव में पाए जाने वाला नर जनन ग्रंथि है। जिस प्रकार मादा नारियों में डिम्ड ग्रंथियां या ओवेरीज होती हैं, उसी प्रकार नरों में वृषण होता है। वृषण के दो कार्य होते हैं, शुक्राणु का निर्माण करना और दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86। 86 का आंसर कर दे आप लोग। क्या है 86 प्रश्न? प्रांग के अनुसार सर्वाधिक गर्म कलर कौन से होते हैं? विच वन इज द हॉटेस्ट कलर अकॉर्डिंग टू प्रांग? ऑप्शन ए रेड एंड ऑरेंज, लाल एंड नारंगी। ऑप्शन बी ग्रीन एंड पर्पल, यानी हरा एंड बैंगनी। ऑप्शन सी ब्लू एंड येलो, यानी नीला एंड पीला। ऑप्शन डी पर्पल एंड ब्लू, बैंगनी एंड नीला। आप बता दे क्या होगा? प्रांग का कलर स्कीम आप लोग को पढ़ना है। ये प्रश्न यही बता रहा है कि आपको प्रांग का कलर स्कीम पढ़ करके जाना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा रेड एवं ऑरेंज जो होगा क्या होगा? हॉट कलर होते हैं। प्रांग ने रंगों को मुख्यतः दो रूपों में वर्गीकृत किया है। नंबर 1 हॉट कलर, वार्म कलर एंड कूल कलर। तो वार्म कलर में कौन कौन से आएंगे? रेड और ऑरेंज जो हैं सबसे गर्म एवं प्रमुख रंग होते हैं। और कूल कलर में ब्लू एंड क्या है? नीला और बैंगनी। नीला और बैंगनी को क्या कहेंगे? आप कहोगे मैम नीला और बैंगनी जो हो जाएगा आपका पर्पल होगा। बैंगनी पर्पल होगा और नीला ब्लू होगा। ये क्या होते हैं? सबसे कूल कलर माने जाते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। 87 का आंसर कर दो आप लोग। 87 क्या है? प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने वाला कौन सा हार्मोन है? ऑप्शन ए वेसोप्रेसिन है। ऑप्शन बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ऑप्शन सी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। तो आप कहोगे मैम जब बर्थ के समय जो कंस्ट्रक्शन पैदा करता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसीलिए इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। इसको लव हार्मोन कहते हैं, बर्थ हार्मोन कहते हैं, दुग्ध हार्मोन कहते हैं। इसी को इन सारे नामों से जानते हैं। किसको? ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन महिला प्रजनन में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ रूप से जाना जाता है। यह प्रसव काल के दौरान गर्भाशय, ग्रीवा और योनि के फैलाव और स्तनांग यानी निप्पल की उत्तेजन के बाद प्रचुर मात्रा में स्रावित होता है, जिससे क्रमशः प्रसव और स्तनपान सहज होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव काल के दूसरे और तीसरे चरणों के दौरान मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर कर दें। इस विधि में मोहल्लों में पाइप की उपशाखाओं से पानी का कनेक्शन दिया जाता है। यानी किस विधि द्वारा आपके मोहल्ले में पानी घर घर में पहुंचाया जा रहा है? किस विधि से?
ऑप्शन ए ग्रिड प्रणाली से, ऑप्शन बी रिंग सिस्टम यानी रिंग प्रणाली से, वृत्ताकार प्रणाली से, ऑप्शन सी ट्री सिस्टम से यानी ट्री प्रणाली से, ऑप्शन डी रेडियल सिस्टम से यानी विकिरण प्रणाली से। आप इसका आंसर कर दे 88 का क्या होगा? आप कहोगे मैम 88 का आंसर हो जाएगा सी यानी वृक्ष प्रणाली से। क्या होगा? जैसे एक वृक्ष की ये शाखा है और इसकी उप शाखाएं इस तरीके से निकली होती हैं, इस तरीके से पहली मोटी सी पाइप आएगी टंकी से, फिर उससे पतले पतले पाइप क्या है सबके घरों या मोहल्ले में पानी पहुंचाई जाती है। तो किस सिस्टम से पहुंचाया जाएगा? ट्री सिस्टम से कॉलोनी में पानी पहुंचाई जाती है। ठीक है। डेड एंड सिस्टम या ट्री सिस्टम, इस प्रकार की प्रणाली में प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होता है। इस प्रकार की प्रणाली आमतौर पर पुराने शहरों या पुरानी बस्तियों में प्रयोग की जाती है जो शहर अनियोजित होते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। ये वे इस प्रकार के वितरण प्रणाली के लिए उपयुक्त हैं। ट्री सिस्टम नाम इसकी संरचना के कारण दिया गया है। इसकी एक मेन लाइन होती है जो मैंने आप लोग को बता दिया, जो सब मेन लाइन से जुड़ी हुई होती हैं। आगे जैसे इस तरीके की ये पाइप बनी हुई है, ये क्या है? ये पाइप जा रही है, फिर यहाँ से ऐसे जुड़ी हुई होगी, इस तरीके से ऐसे आप लोग के घरों में ऐसे जो भी मोहल्ले कॉलोनी में पानी जा रहा है, क्या एक वृक्ष की भांति नहीं दिख रहा है? जी मैम, बिल्कुल भी एक वृक्ष की भांति ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, 89 का आंसर कर दे आप लोग। 89 प्रश्न क्या कह रहा है? विच फ्रॉम द प्रोटीन इज फाउंड इन मदर्स मिल्क, यानी माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टोएल्बुमिन, ऑप्शन बी लैक्टोग्लोबुलिन, ऑप्शन सी केसीन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अब आप इसका आंसर दे दे, क्या होगा? आप कहेंगे कि 89 का आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा 89 का? इसमें तो कोई भी आंसर नहीं दिया गया है, तो इसको क्या है हम लोग डिस्क्राइब पढ़ लेते हैं। माँ के दूध में निम्न में से सभी प्रोटीन पाए जाते हैं। माँ के दूध में प्रोटीन लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन तथा केसीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज तत्व आदि पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं जो शिशु के पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। 90 का आंसर कर दें आप लोग, क्या होगा? पाचन तंत्र की मांसपेशियों के कमजोर होने से होने वाली कब्ज को कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन कॉजेज ड्यू द वीकनिंग ऑफ मसल्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज। ऑप्शन ए आंत का कब्ज, ऑप्शन बी स्पास्टिक कब्ज, ऑप्शन सी एटोनिक कॉन्सेप्शन, ऑप्शन डी एनल कॉन्सेप्शन यानी गुदाद्वारा कब्ज, गुदाद्वार की कब्ज। आप बता दें 90 का क्या आंसर हो जाएगा? आप कहेंगे 90 का सी यानी एटोनिक कब्ज हो जाएगा। आप लोग अपना आंसर फटाफट करें। एटोनिक कब्ज तब होता है जब कोलन में मलाशय मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। इससे लेजी कोलन कब्ज, इसे लेजी कोलन कब्ज भी कहते हैं। इस प्रकार के कब्ज को दूर करने के लिए रेशा युक्त भोज्य पदार्थ यानी फाइबर युक्त डाइट और पर्याप्त मात्रा में वाटर हमें इंटेक करना चाहिए यानी ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, बातों बातों में मैं आप लोगों से भूल गई, सब कुछ तो मैंने बताया लेकिन ये नहीं कहा कि जो लोग नए हों ऐसे वीडियो रेगुलर पाने के लिए क्लास को सब्सक्राइब कर दें। अब इसके बाद कल से मैं आप लोगों की जमकर तैयारी एलटी की करवाने जा रही हूं, तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, 91 का आंसर कर दे, क्या होगा? शरीर का वह संस्थान है जो कि रक्त को शरीर की लघुतम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है। यानी कौन सी ऐसी हमारे शरीर का पार्ट है जो क्या करेगा? हमारे शरीर में रक्त की शरीर को लघुतम इकाई तक यानी छोटी से छोटी सेल्स तक पहुंचाता है। ऑप्शन ए हार्ट है, ऑप्शन बी ब्लड सर्कुलेटरी यानी रक्त परिसंचरण है, ऑप्शन सी आर्टरीज है यानी धमनी है, ऑप्शन डी वेन्स है यानी शिरा है। 91 का आंसर कर दे। 91 का होगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा यानी रक्त परिसंचरण होगा। रक्त परिसंचरण शरीर का वह संस्थान है जो कि रक्त को शरीर की लघुतम इकाई यानी कोशिका तक पहुंचाता है। रक्त परिसंचरण संस्थान में हृदय, धमनी तथा शिरा आदि सम्मिलित हैं। हृदय शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। दूसरा धमनियां जो हृदय के विभिन्न अंगों से रक्त पहुंचाती हैं।
तथा तीसरा अंग शिरा जो विभिन्न अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है उसे एकत्र करती है और वापस हार्ट के पास भेज देती है। ठीक है, इधर आ जाओ 92 प्रश्न क्या पूछ रहा है, ऊतकों का समूह जो कि शरीर के आवरण एवं शारीरिक गुहाओं के स्तर में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। इधर आ जाइए, विकल्प यहाँ दिया हुआ है, क्या कहेंगे, इपिथेलियम टिश्यू कहेंगे यानी इपिथेलियम उपकला कहेंगे, कार्टिलेज कहेंगे यानी उपास्थि कहेंगे, सी क्या है, एडिपोज टिश्यू कहेंगे यानी वसा ऊतक कहेंगे, ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब कहेंगे, नहीं सॉरी क्या कहेंगे, फाइबरस टिश्यूज कहेंगे यानी रेशेदार ऊतक कहेंगे। आप इसका आंसर बता दें 92 का क्या होगा, आप कहेंगे इपिथेलियम ऊतक होगा यानी एपिथेलियम उपकला होगा, उपकला ऊतक होगा। आप बता दें ऊतकों का समूह जो कि शरीर एवं आवरण के शारीरिक गुहाओं के स्तर पर पाया जाता है उसे उपकला ऊतक कहते हैं यानी एपिथेलियम टिश्यूज कहते हैं। उपकला ऊतक पूरे शरीर में फैले हुए हैं, ये कई प्रकार के कार्य करते हैं जिनमें सुरक्षा, श्राव, अवशोषण, उत्सर्जन, स्पंदन आदि प्रमुख है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर कर दें, फ्राइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, ऑप्शन ए कैल्शियम की कमी से, ऑप्शन बी आवश्यक अमीनो अम्ल के कमी से, ऑप्शन सी विटामिन की कमी से, ऑप्शन डी प्रोटीन की कमी से। आप बता दें फ्राइनोडर्मा नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो आप कहेंगे फ्राइनोडर्मा जो है स्किन डिजीज होता है, ये होगा इसेंशियल फैटी एसिड यानी आवश्यक वसी अम्ल की वजह से क्या होता है, फ्राइनोडर्मा यानी स्किन होता है। इसमें स्किन कैसी होती है, टोड स्किन हो जाती है, कछुए के समान स्किन हो जाती है। वसा की कमी से बच्चों एवं बड़ों में फ्राइनोडर्मा रोग हो जाता है। इस रोग में पीठ, पेट, जांघों तथा कुल्लों की त्वचा पर नुकीली फुंसियां निकल जाती हैं, त्वचा कछुए की त्वचा के समान हो जाती है, इसे टोन्ड स्किन कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर कर दे, फुलकारी भारत के किस प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई है, फुलकारी इज अ फेमस एम्ब्रॉयडरी ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। आप बता दें ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब। तो आप कहोगे मैम जो फुलकारी होगी ये पंजाब की है, कहाँ की है, पंजाब की, यूपी की चिकनकारी है, महाराष्ट्र की पैठनी है, पश्चिम बंगाल का आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग का HW है। पंजाब की फुलकारी दो शब्दों के मिलने से बना है। फुलकारी फूल का अर्थ है फूल तथा कारी का अर्थ है काम, अर्थात फूलों का काम, वर का फ्लावर ही क्या है, फुलकारी है। यह पंजाबियों की एक महत्वपूर्ण परंपरागत कढ़ाई है। पंजाब की फुलकारी देश विदेशों में प्रसिद्ध है। रोहतक, गुड़गांव, करनाल, हिसार और दिल्ली फुलकारी के काम के लिए काफी प्रसिद्ध है। पश्चिमी पंजाब को फुलकारी का बाग कहा जाता है। इस प्रकार फुलकारी के निम्नलिखित प्रकार हैं। ठीक है, कौन से प्रकार हैं, चोप हो गया, सोभर हो गया, तिलपात्रा हो गया, शीशेदार फुलकारी हो गया, कच्छ की फुलकारी, निकेल बाग हो गया। जब मैं आप लोगों को अच्छे से थ्योरी पढ़ाऊंगी तो मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगी कि कैसे याद किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 अभी हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, गर्भाशय की सबसे भीतरी तह को बनाता है, कौन बनाएगा, ऑप्शन ए लिगामेंट बनाएगा यानी स्नायु बनाएगा, ऑप्शन बी एंड्रियोमेट्रियम बनाएगा, ऑप्शन सी हाइमेन बनाएगा, ऑप्शन डी वेजाइना यानी योनि बनाएगा। 95 का आंसर कर दें। आप कहोगे मैम 95 का आंसर हो जाएगा बी यानी एंडोमेट्रियम होगा। क्या होगा, एंडोमेट्रियम होगा। स्तनधारी प्राणियों के गर्भाशय की भीतरी श्लेष्मिक झिल्ली सहित उपकला को एंडोमेट्रियम यानी अंतः गर्भाशय काल कहा जाता है या कहते हैं। 96 का आंसर कर दें। संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार है। ऑप्शन ए लंबवत संगठन, ऑप्शन बी कार्यात्मक यानी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन रेखीय संगठन यानी लाइन ऑर्गेनाइजेशन, डी है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, रेखीय व स्टाफ संगठन। आप बता दें क्या होगा, आप कहोगे मैम सी आंसर हो जाएगा। संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार यानी रेखीय संगठन है। संगठन वह सामाजिक व्यवस्था या युक्ति है जिसका लक्ष्य एक होता है,
जो अपने कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वयं का नियंत्रण करती है। संगठन 5 प्रकार के होते हैं: लाइन संगठन, रेखीय व कर्मचारी संगठन, कार्यात्मक संगठन, परियोजना संगठन एंड मैट्रिक्स संगठन। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। 97 का आंसर कर दें। वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए बेसोफिल सेल से, बेसोफिल कोशिका से। ऑप्शन बी एडिनो हाइपोफाइसिस द्वारा। ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस द्वारा। ऑप्शन डी मिड ब्रेन द्वारा यानी मध्य मस्तिष्क द्वारा। आप बता दें 97 का क्या आंसर होगा? आप कहेंगे 97 का आंसर हो जाएगा 97 का आंसर क्या होगा? आप कहेंगे 97 का आंसर बी हो जाएगा, यानी एडिनो हाइपोफाइसिस द्वारा। ठीक, इसका विस्तार से पढ़ लें। एडिनो हाइपोफाइसिस है क्या? या पूर्वकाल पिट्यूटरी किसी व्यक्ति की पिट्यूटरी ग्रंथि का पूर्व रूप है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आमतौर पर मस्तिष्क के नीचे स्थित होती है। इसकी संरचना एक मटर के दाने के बराबर होती है और हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। कुछ हार्मोन जो एडिनो हाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित किए जाते हैं निम्न है, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया, उत्तेजक हार्मोन हो गया, वृद्धि हार्मोन हो गया, एडिनो हाइपोफाइसिस हार्मोन हो गया। ये सब कहाँ से निकलते हैं? ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, ऊन के धागों की मोटाई एवं बारीकी को कहते हैं। ऑप्शन ए काउंट्स कहेंगे, ऑप्शन बी डेनियर कहेंगे, ऑप्शन सी स्कैन कहेंगे, ऑप्शन डी नोवेलिटी यार्न कहेंगे। 98 का आंसर आप बताएं। 98 का ए हो जाएगा कि काउंट्स कहेंगे। इसकी मोटाई या बारीकी को हम काउंट्स में मेजरमेंट करते हैं। 99 का आंसर कर दें। प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? ऑप्शन ए कार्पस कैलोसम से, ऑप्शन बी कार्पस ल्यूटियम से, ऑप्शन सी कार्पस यूटेराई से, ऑप्शन डी कार्पस एल्बिकेन से। 99 का आप आंसर कर दें। आप कहेंगे कार्पस ल्यूटियम इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 का आंसर कर दें। पहले इसको हम लोग पढ़ लें। प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है, जो गर्भधारण, मासिक चक्र नियंत्रण और दुग्ध श्रावण के लिए महत्वपूर्ण होता है। इधर आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? जरी वर्क इज फेमस फ्रॉम। जरी कला कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बनारस का यानी वाराणसी का, ऑप्शन बी मद्रास में, ऑप्शन सी कर्नाटका में, ऑप्शन डी सिंध में। 100 का आंसर क्या होगा? आप कहेंगे मैम बनारस की हो जाएगी। क्या हो जाएगा? जरी या दरजोजी जो भी होता है, जरदोजी, ये सब बनारस के होते हैं। क्या है? विस्तार से दिया है। जरी कला बनारस में प्रसिद्ध है। जरी वस्त्रों की संपूर्ण सतह रेशमी धागों से निर्मित होती है तथा सोने चांदी के महीन धागों से सुंदर सुंदर व आकर्षक नमूने बने होते हैं। जरी वस्त्र काफी बहुमूल्य होते हैं। जरी कला बनारस के साथ साथ गुजरात, सूरत, अहमदाबाद में भी प्रसिद्ध है। इधर आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 101, उच्च रक्तचाप का संबंध हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर कैन बी एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन ए लोअर बैक पेन यानी निचले पीठ दर्द से, ऑप्शन बी नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स तंत्रिका तंत्र की परेशानी से, ऑप्शन सी किडनी प्रॉब्लम्स वृक्क संबंधी परेशानी से, ऑप्शन डी विटामिन ए डिफिशियंसी यानी विटामिन ए की कमी से। आप बता दो हाइपरटेंशन का संबंध किससे हो सकता है? आप कहोगे मैम हाइपरटेंशन यानी जब बीपी बढ़ती है इसका संबंध किससे हो सकता है? तो इसका संबंध हो सकता है किससे? यानी इसका संबंध हो सकता है किडनी यानी वृक्क संबंधी परेशानी से। इधर आ जाओ आप लोग। उच्च रक्तचाप ब्लड प्रेशर क्या है? उच्च रक्तचाप के निम्नलिखित लक्षण है: छाती में दर्द होना, सिर दर्द होना, गुर्दे में दोष होना यानी किडनी डिजीज होना, कमजोरी एवं चक्कर आना, बेचैनी महसूस होना, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन होना, हृदय के स्नायुओं में प्रसरण आदि। ये सब क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। 102 का आंसर कर दें आप लोग। नर्वस विच आर अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल स्टिमुलस आर। कौन सी तंत्रिकाएं बाह्य जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती हैं? ऑप्शन ए मोटर नर्वस यानी प्रेरक तंत्रिकाएं, ऑप्शन बी चक्रिका तंत्रिका, ऑप्शन बी सेंसरी नर्वस यानी संवेदी तंत्रिकाएं, ऑप्शन डी
बैगस नर्वस यानी बेगस तंत्रिकाएं। आप बता दें 102 का क्या आंसर होगा, तो 102 का आंसर हो जाएगा सेंसरी नर्वस यानी संवेदी तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाएं वह जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती है। संवेदी तंत्रिकाएं उत्तेजकों की प्रतिक्रिया को मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक ले जाती है, जैसे तापमान में परिवर्तन, सर्दी गर्मी का एहसास, दर्द का महसूस करना, एक चोट के रूप में किसी भी चोट का चुभना आदि। 103 का आंसर कर दे आप लोग। 103 बेसिक डाई किसमें घुलनशील होती है? बेसिक डाई आर सोल्यूबल इन किसमें होगी? ऑप्शन ए एसिड में, ऑप्शन बी अल्कोहल में, ऑप्शन सी वाटर में, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज में। आप आंसर कर दे 103 का क्या होगा? आप कहोगे मैम वाटर सोलोबल होती हैं, यानी बेसिक डाई जो होती हैं जल में घुलनशील होती हैं। बेसिक डाई यानी क्षारीय रंग जल में घुलनशील होते हैं। ये रंग क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मौलिक रूप से ये कार्बनिक अम्लों के लवण होते हैं, अतः इनसे सेलुलोज एवं प्राणीज यानी ऊनी रेशमी दोनों ही प्रकार के रेशों के वस्त्रों को रंगने के लिए काम में लाया जाता है। ठीक, इधर आ जाओ। 104 का आंसर दे दे आप लोग। हम लोग बहुत जल्दी 1 घंटे में सारा क्वेश्चन कर लेंगे, अभी 35 मिनट हो रहा है। 104 क्वेश्चन हम लोग ये देख रहे हैं। इसके बाद आप लोगों के पास कितने क्वेश्चन बचेंगे? 25 क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन, तो आपके पास 20 क्वेश्चन हम लोग बहुत आराम से देख लेंगे। अब कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। 104 का आंसर कर दें। लगभग किस उम्र में बच्चे अपने मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण प्रारंभ कर देता है? तो आप बता दो किस उम्र में कर लेगा। तो ये तो आंसर दिख गया। ऑप्शन ए 1.5 वर्ष, अच्छा 1.5 वर्ष, फिर 2.5 वर्ष, 2 वर्ष एंड 3 वर्ष। तो आप कहोगे जो 2 वर्ष का बच्चा होगा वो क्या करेगा? लगभग 2 वर्ष की आयु में बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। इस आयु में वह मलमूत्र पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं। विकास क्रम में बालक मल त्याग की क्रिया पर नियंत्रण पहले तथा मूत्र त्याग की क्रिया पर नियंत्रण बाद में सीखता है। ठीक है। मल मूत्र नियंत्रण स्नायुविक परिपक्वता पर निर्भर करता है। बालकों को मलमूत्र नियंत्रण की शिक्षा उस समय से प्रारंभ कर देनी चाहिए जब बालक बिना किसी सहारे के आसानी से बैठने लगे। ठीक है। सामान्यतः यह शिक्षा 9वें माह से प्रारंभ कर देनी चाहिए, यानी उसे यूरिन डिस्चार्ज कराने के लिए एंड उसे स्टूल डिस्चार्ज कराने के लिए डिस्चार्ज हमें क्या है 9 मंथ से ही सिखाना चाहिए, उसे ट्रेनिंग दिलानी चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे के हैबिट में आ सके। 105 का आंसर कर दें। निलय द्वारा प्रत्येक मिनट में निष्पादित की गई रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हार्ट बीट, हार्ट रेट कहेंगे यानी हृदय गति कहेंगे। ऑप्शन बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहेंगे। ऑप्शन सी रिदम कहेंगे। ऑप्शन डी कार्डियक आउटपुट कहेंगे। 105 का आंसर क्या होगा आप बता दें। आप कहेंगे 105 का आंसर हो जाएगा कार्डियक आउटपुट। जहां जहां कार्डियो शब्द आता है वहां क्या होता है? आप कहोगे हार्ट होता है। निलय द्वारा प्रत्येक मिनट में निष्पादित की गई रक्त की मात्रा को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट को हार्ट आउटपुट के रूप में भी जाना जाता है। अब 106 का आंसर कर दें, क्या होगा? 106 थोड़ा सा और छोटा कर दें। क्या है प्रश्न? एक आंसर छुप रहा है। भारत की प्रथम स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना वर्ष 1946 में स्थापित की गई थी और इसको इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पब्लिक हेल्थ सर्विस यानी जन स्वास्थ्य सेवा। ऑप्शन बी सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। ऑप्शन सी भोर कमेटी। ऑप्शन डी हेल्थ कमेटी यानी स्वास्थ्य कमेटी। 106 का आंसर क्या होगा? आप कहोगे भोर कमेटी के ही संस्तुति पे पीएचसी की स्थापना हुई थी, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हुई थी। यहाँ पे विस्तार से दे रहा है। भारत की प्रथम स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना वर्ष 1946 में स्थापित की गई थी और इसका नाम भोर कमेटी था। इस कमेटी का प्रमुख उद्देश्य देश में स्वास्थ्य की स्थिति और स्वास्थ्य संगठन के संबंध में तत्कालीन मौजूदा स्थिति के सर्वेक्षण में सुधार कर भविष्य के विकास के लिए सिफारिशें करना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर करते आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास को पढ़ने का तरीका नहीं है? नहीं और है आपको जरूर ध्यान में देना है। ऑप्शन ए प्रयोगात्मक विधि है। ऑप्शन बी केस स्टडी मेथड है यानी व्यक्ति इतिहास विधि है। ऑप्शन सी क्लिनिकल मेथड है यानी उपचारात्मक विधि है।
ऑप्शन डी बुक मेथड है, यानी पुस्तक विधि है। 107 का आंसर आप कर दें। आप कहोगे मैम ऊपर के तीनों तो हमने पढ़ा है, लेकिन बुक मेथड हमने कहीं नहीं पढ़ा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इधर आ जाइए आप लोग। पुस्तक विधि क्या है ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यह विधि हमारे देश में शिक्षा के लिए प्राचीन काल से चली आ रही है। इस विधि में अध्यापक छात्रों को पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्य वस्तु को पढ़ाता है तथा उसके आधार पर गृह कार्य करने को देता है। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर कर दें। दूध की किण्वन प्रक्रिया के कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? में मतलब कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होगा? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन बी नाइट्रिक औरड, ऑप्शन सी विब्रियो कॉलेरा, ऑप्शन डी कोकस। आप बता दो। विब्रियो कॉलेरा जो है हैजे की बैक्टीरिया को कहते हैं, तो मिल्क वाली चीजें हैं तो वहां पे होगा स्ट्रेप्टोकोकस होता है। मिल्क के किण्वन में जो बैक्टीरिया भाग लेता है वो क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकस होगा। दूध की किण्वन प्रक्रिया में स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु प्रयुक्त होता है। स्ट्रेप्टोकोकस ग्राम पॉजिटिव होता है। कैसा होगा? ग्राम पॉजिटिव होगा। यही पूछा जाता है बैक्टीरिया का हैजा का बैक्टीरिया जो होगा वो कैसा होता है? तो ग्राम नेगेटिव होता है। कोकस या गोलाकार बैक्टीरिया का जिन्स है जो स्ट्रेप्टोकोकसी परिवार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर करते क्या होगा? कपड़े की मोयरिंग यानी उभार परिसज्जा बनाई जाती है। ऑप्शन ए अप्लाइंग कलर यानी रंग का प्रयोग करके, ऑप्शन बी मॉइस्चर हीट एंड प्रेशर आर्द्रता उष्मा एवं बचाव द्वारा, ऑप्शन सी हॉट रोलर्स गर्म रोलरों के द्वारा, ऑप्शन डी केमिकल्स यानी रसायनों के द्वारा। आप कहोगे मैम कपड़ों पे मोयरिंग जो उभार आ रहा है ये किससे होगा? गर्म रोलरों से होता है। ठीक है। कपड़े की मोयरिंग परिसज्जा गर्म रोलरों के द्वारा बनाए जाते हैं। मोयरिंग इस परिसज्जा द्वारा वस्त्र की संपूर्ण सतह पर पानी के लकीर के समान नमूने बनाए जाते हैं। इसके बाद उन पर अत्यंत बारीक एवं महीन रेखाएं बनाई जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें इन रेखाओं एवं लहरों पर पड़ती हैं तो वे परिवर्तित होकर अनोखी चमक उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर कर दे आप लोग। लंबाई के धागे या ताने जो कि किनारे के समानांतर होते हैं कहलाती है। लंबाई के धागे जो होंगे इन्हें हम क्या कहते हैं? आप कहोगे मैम इन्हें हम ताना कहते हैं, इन्हें हम वार्प कहते हैं। जो ऐसे लेटी हुई लाइन होती है इन्हें हम बाना कहते हैं, इन्हें हम वेफ्ट कहते हैं। WEFT इन्हें हम वेफ्ट कहते हैं। तो कह रहा है कि लंबाई का धागा यानी ताने का धागा जो होगा किनारे के क्या होता है? समानांतर चलता है। ये इतना बड़ा मैंने कपड़े का टुकड़ा ले लिया, ये ऐसे जो होगा आप लोग अपना कपड़ा जो भी पहने हो देख सकते हो, दुपट्टा होगा, साड़ी होगा, सूट होगा, ऐसे किनारे पे बना होता है और इसको बहुत अच्छे से सिलाई होती है ताकि कपड़ा खुले नहीं। इसको हम क्या कहेंगे? ऑन ग्रेन कहेंगे, ऑफ ग्रेन कहेंगे, बोथ कहेंगे या नन ऑफ दिस कहेंगे? तो आप कहोगे मैम इसको हम ऑन ग्रेन कहते हैं। क्या कहेंगे? इसको हम ऑन ग्रेन कहते हैं। ठीक है। लंबाई के धागे या ताने जो कि किनारों के समानांतर होते हैं उन्हें ऑन ग्रेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर कर दें। बुखार के समय प्रत्येक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान में वृद्धि के लिए शरीर का आधारित चयापचयी दर बढ़ता है। ऑप्शन ए 10% बढ़ जाता है, ऑप्शन बी 7% बढ़ जाता है, ऑप्शन सी 20% बढ़ जाता है, ऑप्शन डी 25%। ये चयापचयी दर क्या है? BMR है। क्या है? BMR है, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 डिग्री अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो कितने प्रतिशत BMR में वृद्धि होगी? तो आप कहोगे मैम 7%। अगर यही प्रश्न बन जाए कि अगर आपके शरीर का टेम्परेचर जो है 2 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो चुका है तो आपका BMR कितना प्रतिशत इंक्रीज हो जाएगा? तो आप कहोगे मैम 14%। ठीक है। आपको इस तरीके से निकाल लेना है। ठीक। इसका विस्तार से पढ़ लें। आधारी चयापचयी जिसे हम BMR कहते हैं, जब व्यक्ति पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में होता है तब उस समय भी उसके शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं होती रहती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हमारे हार्ट का धड़कना हो गया, ब्लड का परिसंचरण हो गया यानी सर्कुलेशन हो गया, भोजन का पाचन हो गया, अवशोषण या उपापचयन हो गया, मूत्र का उत्सर्जन हो गया, सांस लेना व छोड़ना आदि क्रियाएं निरंतर रूप से होती रहती हैं। तो इसमें भी एनर्जी खर्च होती है। ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग। रहती है। अतः इन अनैच्छिक क्रियाओं को करने में शरीर के ताप के
नियमन में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही आधारीय चयापचय यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। इस प्रकार ज्वर, बुखार यानी फीवर की स्थिति में बीएमआर बढ़ जाता है। शरीर के तापमान में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि होने से 7% ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 यानी 112 क्या प्रश्न पूछ रहा है? फेफड़ों की जीवन वायुधारिता को किससे नापा जाता है? ऑप्शन ए स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी थर्मोमीटर, ऑप्शन डी स्पाइरोमीटर। आप कहोगे मैम फेफड़ों की जीव वायुधारिता को हम मेजर करते हैं, किससे करते हैं? तो यही तो आपसे मैं पूछ रही हूँ कि किससे करते हैं। तो आप कहोगे मैम हम जो होगा स्पाइरोमीटर से करते हैं। ये जो स्फिग्नोमैनोमीटर दिया है इससे हम क्या नापते हैं? तो इससे हम बीपी को चेक करते हैं, यानी ब्लड प्रेशर चेक करने का मशीन होता है। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। स्पाइरोमीटर से फेफड़ों की जीवन वायुधारिता को मापा जाता है। फेफड़ों के अंदर और बाहर हवा की गति को मापने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 क्या है? विच मेथड इज नॉट कंसर्न्ड विच डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर। कौन सी विधि गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित नहीं है और है को आपको जरूर ध्यान देना है। ऑप्शन ए तनुकरण, ऑप्शन बी गड्ढे में भरना यानी डंपिंग, ऑप्शन सी केमिकल ट्रीटमेंट यानी रासायनिक उपचार, ऑप्शन डी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी जीव वैज्ञानिक उपचार। तो आप कहोगे मैम गड्ढे में पानी को भर करके कभी शुद्ध करते आपने सुना है कि हम लोगों से प्रश्न पूछ रही हैं? तो क्या हो जाएगा आंसर? आपका बी हो जाएगा, यानी डंपिंग कोई भी मेथड नहीं है। डंपिंग मेथड है जरूर है, कहाँ पे है? हम लोग डंपिंग मेथड पढ़ते हैं जब हम लोग कूड़े को हम लोग निस्तारण वाली विधि पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं। अपशिष्ट जल उपचार जिसे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर कहते हैं, जल से दूषित पदार्थों को हटाने के लिए जल उपचार किया जाता है। अपशिष्ट जल उपचार से गंदा पानी साफ करने के कई विधियां हैं, जैसे तनुकरण जिसे डिल्यूशन कहते हैं, रासायनिक उपचार यानी केमिकल ट्रीटमेंट, जीव वैज्ञानिक उपचार यानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आदि डंपिंग मल तथा कूड़ा करकट निस्तारण की विधि है। मैंने कहा ना कि जब हम लोग पढ़ते हैं कूड़ा करकट निस्तारण में, वहां पे हम लोगों ने डंपिंग एंड बर्निंग वगैरह चीजें हम पढ़ते हैं और सॉर्टिंग भी पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 क्या प्रश्न है? टाइफाइड में निम्न में से किस खनिज लवण की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए कैल्शियम की, ऑप्शन बी मैग्नीशियम की, ऑप्शन सी आयोडीन की, ऑप्शन डी आयरन की। तो आप कहोगे मैम टाइफाइड बुखार होता है, बुखार में हम लोग को ज्यादा प्रोटीन वगैरह वाली चीजें लेनी चाहिए, तो यहाँ पे इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी आयरन हो जाएगा। ठीक है, टाइफाइड में लौह तत्व खनिज लवण की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। लौह तत्व हमारे शरीर में अत्यंत ही अल्प मात्रा में विद्यमान रहता है, परंतु अत्यंत अल्प मात्रा में होते हुए भी इसकी महत्ता यानी इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है। यह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज लवण होता है। क्वेश्चन नंबर 115 क्या प्रश्न है? सीवेज शुद्धिकरण के लिए जैविक क्रिया की विधि है। मेथड ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज प्यूरिफिकेशन इज, ऑप्शन ए सेप्टिक टैंक है, ऑप्शन बी कृत स्लज प्रक्रिया है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, ऑप्शन बी सीवेज फॉर्मिंग है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। 15 का आंसर क्या होगा? आप कहोगे सारी विधियां जो हैं सीवेज शुद्धिकरण के लिए काम में आती हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गंदे पानी और घर में प्रयोग किए गए जल के प्रदूषणकारी अवयवों को विशेष विधि से साफ किया जाता है। इसको साफ करने के लिए भौतिक, रासायनिक और जैविक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से दूषित पानी को दोबारा प्रयोग में लाने के लायक बनाया जाता है। इसकी 3 विधियां हैं, सेप्टिक टैंक विधि, कृत स्लज विधि एंड सीवेज ट्रीटमेंट विधि। इधर आ जाओ, 116 का आंसर कर दें। यह पाचक रस बिना पचे कार्बोज को डाइसैकेराइड में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए एमाइलेज है, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन है, ऑप्शन सी काइमोट्रिप्सिन है, ऑप्शन डी लाइपेज है। 160 का आंसर कर दें आप लोग, तो आप कहेंगे मैम एमाइलेज हो जाएगा। क्या होगा? एमाइलेज होगा। एमाइलेज पाचक रस
बिना पचे कार्बोज को डाइसैकेराइड में परिवर्तित करता है। एमाइलेज या टाइलिन एक एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज तथा माल्टोज में तोड़ देता है। मानव तथा कुछ अन्य स्तनधारियों के लार में एमाइलेज पाया जाता है जो पाचक में सहायता होता है। ठीक है, एमाइलेज क्या करता है? जो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया खाते समय गए होते हैं उनका भक्षण करने का कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कर दे। 117 का, निम्न में से कौन एक बहुकोशिकीय जीवधारी है? ऑप्शन ए वायरस है, ऑप्शन बी अमीबा है, ऑप्शन सी बैक्टीरिया है, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ है। आप लोगों ने देख लिया इसका आंसर कि मैम इसमें कोई भी आंसर नहीं दिया हुआ है। आयोग ने न जाने क्या माना है। मनुष्य एक बहुकोशिकीय जीवधारी है। आयोग ने इस प्रश्न के सभी विकल्प को गलत माना है। ठीक है, तो आपको भी इसमें से कोई गलत सही नहीं मानना है। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर कर दें। जब वस्त्र की कताई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं? जब हम तंतु को ही रंग ले रहे हैं तो क्या कहेंगे? नंबर 1 टॉप डाई कहेंगे, नंबर बी स्टॉक डाइंग कहेंगे, ऑप्शन सी यार्न डाइंग कहेंगे, ऑप्शन डी पीस डाइंग कहेंगे। तो आप कहोगे मैम इसका आंसर तो हम लोग बहुत अच्छे से याद किए हैं। जब हम लोग किस अवस्था में रंग रहे, किस अवस्था में पूछ रहा है? स्टॉक किसमें पूछ रहा है? जब कताई किसमें हो रही है? एक सेकंड आप लोग दे दो मुझे जरा। ओहो, आप अपना आंसर देते रहें, फिलहाल मुझे 1 सेकंड का टाइम चाहिए। हाँ, आप अपना आंसर दे दे। 18 का क्या होगा? आप कहोगे मैम स्टाक रंगाई हो जाएगी। क्या होगी? स्टाक रंगाई होगी। विस्तार से पढ़ लें आप लोग। रेशों की रंगाई यानी रॉ स्टाक डाइंग, आप फाइबर्स डाइंग, सूती, लीलन, ऊनी रेशे, जूट आदि रेशों को कच्ची अवस्था में रंगा जाता है। रेशे मुख्यतः 3 प्रकार से रंगे जाते हैं। नंबर 1 टॉप डाइंग, नंबर 2 डॉप डाइंग, नंबर 3 स्टॉक डाइंग। आप कहोगे टॉप डाइंग में क्या क्या कौन कौन से रेशे रंगे जाते हैं? थोड़ा ब्लर जरूर है लेकिन मैं पढ़ के आप लोगों को बताऊंगी। टॉप डाइंग में बस्टर्ड ऊनी रंग के ऊनी रंगों को रंगा जाता है। ठीक है, ऊनी रेशों को। टॉप डाई में कृत्रिम रेशों को रंगा जाता है। एंड स्टॉक डाई में, स्टॉक रंगाई में वस्त्र तंतु अवस्था में रंगा जाता है। स्टॉक रंगाई से चद्दर के पक्के रंग चढ़ाए जाते हैं। यह सबसे सस्ती विधि होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 118। अब हम लोग का यही लास्ट पेज है यहाँ। अच्छा नहीं, एक पेज, हाँ यही पेज लास्ट है। आप लोग का यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। शरीर को संतुलित अवस्था में रखने वाली सभी प्रकार की पेशियों पर नियंत्रण एवं नियमन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए थैलेमस, ऑप्शन बी ऑल्फैक्टरी लोब, ऑप्शन सी सेरिबेलम, ऑप्शन डी सेरेब्रम। आप लोग बता दे क्या होगा 119 का आंसर। तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। बेलम से क्या होता है? संतुलन बना के व्यक्ति रखता है। अगर आप अपने हाथ में बेलन उठा लें तो आपके पति और आपके बच्चे सब क्या है, एक जगह जहां होंगे वहीं संतुलित बनाए खड़े रह जाएंगे। ठीक है, अब आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक, तो क्या होगा? शरीर को संतुलित अवस्था में रखने वाली सभी प्रकार की पेशियों पर नियंत्रण एवं नियमन जो है सेरिबेलम के द्वारा होता है। मस्तिष्क के पिछले भाग के नीचे अनुमस्तिष्क, यानी अनुमस्तिष्क को हिंदी में इंग्लिश में सेरिबेलम कहते हैं। ठीक है, स्थित है। अनुमस्तिष्क का संबंध विशेषकर अंतःकण से और पेशियां तथा संधियों से है। अन्य अंगों से संवेदनाएं यहीं से आती हैं, यहाँ से आती रहती है। उन सब का सामंजस्य करना इस अंग का काम है, जिससे अंगों की क्रियाएं समरूप में होती रहे। शरीर को संतुलन अवस्था में बनाए रखना इस अंग का विशेष कार्य होता है। जो लोग ड्रिंक करके आते हैं उनका यही क्या होता है, सेरिबेलम ही गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति लड़खड़ा करके चलता है, अपने शरीर को बैलेंस नहीं कर पाता है, यानी संतुलन नहीं कर पाता है। 120 का आंसर कर दे। साधारण सूती वस्त्र के लिए कितने नंबर की सुई होनी चाहिए? ऑप्शन ए 12 नंबर, ऑप्शन बी 20 नंबर, ऑप्शन सी 18 नंबर, ऑप्शन डी 16 नंबर। आप कहोगे मैम साधारण वस्त्र के लिए 16 नंबर की सुई होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा ये क्वेश्चन पीजीटी में रिपीट किया है और यही क्वेश्चन एलटी में भी आया था। ठीक है, साधारण वस्त्र के लिए 16 नंबर की सुई होनी चाहिए। सिलाई का तात्पर्य शुरू से अंत तक परिधान तैयार करने में शामिल सभी गतिविधियां से है। इसमें उस व्यक्ति की माप लेना भी शामिल है जिसके लिए परिधान तैयार किया जा रहा है। साथ ही इसमें कपड़ा काट कर सिलाई करना, किसी भी डिजाइन या और कढ़ाई के रूप में वांछित तरीके से जोड़ना, इसे प्रेस करना
और अंत में एकदम सही फिटिंग सुनिश्चित करना भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर कर दें। इंग्लिश फिल्टर किस फिल्टर को कहते हैं? ऑप्शन ए स्लो सैंड फिल्टर, ऑप्शन बी रैपिड फिल्टर, ऑप्शन सी ग्रेविटी फिल्टर, ऑप्शन डी प्रेशर फिल्टर। 121 का आंसर कर दे क्या होगा? तो आप कहोगे मैम ए यानी स्लो सैंड फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जब आप लोग इंग्लिश फिल्टर को स्लो सैंड फिल्टर कहते हैं, ये टेंथ के बुक से दिया गया है। जल शोधन के लिए स्लो सैंड फिल्टर यानी धीमी रेत फिल्टर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर कर दे आप लोग क्या होगा? किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? ऑप्शन ए इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, ऑप्शन बी अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी लेट चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन सी एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। 122 का आंसर कर दें क्या होगा? सी हो जाएगा यानी उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। विकास की दृष्टि से इस अवस्था का बड़ा महत्व होता है। हरलाख के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था 6 से 3 वर्ष की उम्र की आयु से वया संधि अवस्था से में आरंभ होने तक 11 और 12 वर्ष के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर कर दे। शिशु के उचित पोषण के लिए किस वसी अम्ल की अधिक आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए ब्यूटारिक एसिड यानी ब्यूटारिक अम्ल, ऑप्शन सी लिनोलिक एसिड, ऑप्शन डी कैप्रोलिक एसिड, ऑप्शन डी एरिकडोनिक एसिड। आप लोग आंसर कर दे। 23 का क्या आंसर हो जाएगा? 123। तो आंसर हो जाएगा लिनोलिक एसिड जो है ये बच्चों के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक है, शिशु के उचित पोषण के लिए लिनोलिक एसिड की अधिक आवश्यकता होती है। लिनोलिक एक आवश्यक वशीय अम्ल है। आवश्यक वशीय अम्ल 3 होते, अच्छा नीचे दिया है। आवश्यक वशीय अम्ल शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह 3 प्रकार के होते हैं, लिनोलिक, लिनोलेनिक एंड एरिकडोनिक। ये तीनों क्या होते हैं? बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये तीनों हैं क्या? आवश्यक यानी एसेंशियल फैटी एसिड हैं। ठीक है, आवश्यकता से अधिक लिनोलिक अम्ल की मात्रा एरिकडोनिक अम्ल में बदल जाती है, जो शिशुओं की वृद्धि एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यानी ये तीनों मिलजुल करके बच्चे के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। 124 का आंसर बता दें। आप लोगों का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मेथड इज यानी कृत्रिम संवातन की विधि क्या है? ऑप्शन ए कंडक्शन है, ऑप्शन बी प्लीनल पद्धति है, ऑप्शन सी कन्वेक्शन है, ऑप्शन डी प्रीवी प्रणाली है। आप अपना आंसर बता दें। 124 का क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे आंसर हो जाएगा प्लीनल पद्धति जो है ये कृत्रिम है यानी आर्टिफिशियल है। कृत्रिम संवातन जिन स्थानों में प्राकृतिक संवातन व्यवस्था प्राप्तजनक या सुविधाजनक नहीं होती है, जैसे सिनेमा हॉल, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, वहां न तो पारगामी संवातन व्यवस्था सुविधाजनक होती है जैसे प्लीनल व्यवस्था। इस व्यवस्था में बिजली के साधारण पंखों का प्रयोग किया जाता है जो दबाव के साथ वायु को नीचे ढकेलता है, जिसके परिणाम स्वरूप शुद्ध वायु बाहर निकल जाती है तथा शुद्ध व ताजी हवा अंदर प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 125 एंड आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया है। अब इसके बाद से आप लोगों को मैं एलटी का टेस्ट सीरीज कराया करूंगी, आप लोग 10-40 पे जोड़ना ना भूलिएगा। पेप्टिक अल्सर में दिया जाने वाला आहार कौन सा है? ऑप्शन ए सॉफ्ट डाइट, ऑप्शन बी लिक्विड डाइट, ऑप्शन सी बैलेंस डाइट, ब्लेंड डाइट, ऑप्शन डी लो कैलोरीज डाइट। आप अपना आंसर कर दे क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मैम ब्लेंड डाइट हो जाएगा। ठीक है, पेप्टिक अल्सर का अर्थ होता है घाव हो जाना। पेप्टिक अल्सर में आमाशय तथा पक्वाशय की श्लेष्मिक झिल्लियों में घाव होते हैं। घाव के कारण कई छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। आमाशय की दीवारों की श्लेष्मिक भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इस प्रकार पेप्टिक अल्सर में दिए जाने वाला आहार ब्लेंड डाइट कहलाता है। क्या होगा? इस डाइट में क्या होता है?
आहार में रेशों की कमी होगी, मसाले एवं सुगंधित भोज्य पदार्थ नहीं होते, सादा पौष्टिक भोजन होता है, जैतून के तेल में खाने का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताते जाइएगा। क्या आप लोगों का एक्सपीरियंस है? क्या आप लोग चाहते हो कि मैं LT ग्रेड के लिए मैं थोड़े से टफ क्वेश्चन लेकर के आऊं? जैसा आप लोगों को चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता करके जाना। अपना स्कोर आप बता दे कितना आपने सही किया। ठीक है, फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।